हेलो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीएसटी के अंदर एनजीओ का स्टेटस। एनजीओ यानी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट का क्या स्टेटस है जीएसटी में। क्या उनका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? क्या उनके द्वारा दी जाने वाली सारी सर्विसेज एग्जम्प्ट होती हैं? और आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर एनजीओ को डोनेशन मिलता है तो क्या उस डोनेशन को कंसिडरेशन माना जाए? क्या उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर कंसिडरेशन मानकर उस पर जीएसटी चार्ज किया जाए? ये सारी चीजों को आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि आज मैं जब भी एनजीओ बोलूंगा तो आप इसका मतलब मानना चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट जो इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है। ये बहुत जरूरी है। जीएसटी में जितनी भी एग्जम्पशन एनजीओ को दी गई है वो उसी शर्त पर दी गई है कि ये एनजीओ चैरिटेबल या रिलीजियस इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12AA या 12AB में रजिस्टर्ड होना चाहिए। 12AA और 12AB के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 12AA ओल्ड प्रोसीजर था ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन का इनकम टैक्स में और 12AB न्यू प्रोसीजर है। तो चाहे वो किसी भी प्रोसीजर में रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड होना जरूरी है एनजीओ को, तभी जीएसटी में एग्जम्पशन की हम बात कर सकते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ट्रस्ट द्वारा दी जाने वाली सारी सर्विसेज एग्जम्प्ट है। यह भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या ट्रस्ट जो भी सर्विस देगा वो एग्जम्प्ट है। जरा सोचिए, अगर ट्रस्ट द्वारा दी जाने वाली सारी सर्विस एग्जम्प्ट हो जाए तो फिर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाती है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सेक्शन 23 उनको एग्जम्प्ट कर देगा। सेक्शन 23 सेंट्रल जीएसटी एक्ट का वो कहेगा कि भैया अगर आपकी सारी सर्विसेज एग्जम्प्ट है तो रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ऐसा सच नहीं है। ये सच नहीं है कि जीएसटी में एनजीओ जो भी सर्विसेज दें वो सारी एग्जम्प्ट है। सर्विसेज बताई गई हैं कि कौन कौन सी एग्जम्प्ट है। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 जो कि सर्विसेज के एग्जम्पशन के लिए बनाया गया है, उसमें एंट्री नंबर 1, 13, 60, 80, 9D और 30 नंबर एंट्रीज है जो जीएसटी में एनजीओ को कवर कर रहे हैं। तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि एंट्री नंबर 1, 13, 60, 80, 9D और 30 ये तो डिस्कस करेंगे जो मेनली फोकस कर रहा है एनजीओ द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज। इसके अलावा और भी एंट्रीज हैं जहां एनजीओ आ सकता है, उसकी भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले एंट्री नंबर 1। कंडीशन याद है, जब मैं एनजीओ कह रहा हूं तो मतलब वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होने चाहिए। एंट्री नंबर 1 में बताया गया है कि एनजीओ अगर पब्लिक हेल्थ की सर्विसेज देता है जिसके अंदर दो चीजें आएंगी, केयर काउंसलिंग और पब्लिक अवेयरनेस। केयर काउंसलिंग और पब्लिक अवेयरनेस। केयर काउंसलिंग ध्यान रखिएगा, तो यहां पर ट्रीटमेंट नहीं आ रहा। ट्रीटमेंट नहीं आ रहा क्योंकि ट्रीटमेंट ऑलरेडी कवर्ड है दूसरे एंट्री में। वहां पर कोई भी हॉस्पिटल अगर हेल्थ केयर सर्विस देता है तो एग्जम्प्ट है। अगर एनजीओ भी हॉस्पिटल चल रहा है, मतलब हॉस्पिटल एनजीओ के अंतर्गत ही चल रहा है और वो भी हेल्थ केयर सर्विस दे रहे हैं, तो वो ऑलरेडी एग्जम्प्ट है दूसरी एंट्री। यहां उन्होंने कहा है कि आप हॉस्पिटल को भूल जाइए। जैसे हॉस्पिटल के लिए तो अलग से, अगर मैं बताऊं आपको कि हेल्थ केयर सर्विस, तो एंट्री नंबर 74 में हेल्थ केयर सर्विस कवर्ड किया गया है। अब एंट्री नंबर 74 में हेल्थ केयर सर्विस को अगर आप देखेंगे तो उसकी एक शर्त यह है कि ये सर्विस कौन दे? क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स। इसका मतलब क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट होना जरूरी है। और हमारी अभी चर्चा एनजीओ की चल रही है। क्या जरूरी है कि एक एनजीओ हॉस्पिटल रन कर रहा हो? जरूरी तो नहीं है ना। तो अगर कोई एनजीओ हॉस्पिटल नहीं रन कर रहा लेकिन उसके बावजूद वो एनजीओ है और वो पब्लिक हेल्थ केयर काउंसलिंग की सर्विस दे रहा है जिसके लिए हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, केयर काउंसलिंग। अब किस चीज की केयर काउंसलिंग, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। केयर काउंसलिंग टर्मिनली इल पर्सन, मतलब क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति
जो सीवियर डिसेबल है, टर्मिनली इल है, इसका मतलब अब उनके इलाज का कोई उपाय नहीं है। तो जिनका इलाज नहीं अब हो सकता, लाइलाज बीमारी है, तो उनके केयर और काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है ताकि बचे हुए लाइफ को वो अच्छे से जी सके। केयर काउंसलिंग और किस चीज के? एचआईवी और एड्स वाले पर्सन के, उनके भी ट्रीटमेंट अब नहीं पॉसिबल होता है, तो उनके बचे हुए लाइफ का केयर और काउंसलिंग कोई एनजीओ कर, तो आप इसे क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट नहीं बोल सकते, एंट्री 74 में उसे कवर्ड नहीं कर सकते। इसलिए एंट्री 1 में स्पेशली इसको बताया गया है कि अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट चैरिटेबल एक्टिविटी 4 प्रकार की करता है, 4 प्रकार की चैरिटेबल एक्टिविटी एंट्री नंबर 1 में कवर्ड की गई है। पहला है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के अंदर आ रहा है केयर काउंसलिंग। अब यहां पर पब्लिक हेल्थ में क्या आ रहा है? केयर काउंसलिंग और पब्लिक अवेयरनेस। केयर काउंसलिंग किस चीज की हो गई? टर्मिनली इल पर्सन की, एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन की, और पर्सन जो एडिक्टेड है अल्कोहल के, नशा। तो नशा मुक्ति केंद्र आपने सुना होगा, तो ये जो रन करते हैं ये एनजीओ रन करते हैं और इसके कंसिडरेशन पर जीएसटी चार्ज नहीं होता क्योंकि ये एग्जम्प्ट है। पब्लिक अवेयरनेस किस चीज का? पब्लिक अवेयरनेस प्रिवेंटिव हेल्थ का, फैमिली प्लानिंग का और प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन का। ये दोनों चीजें यानी केयर काउंसलिंग और पब्लिक अवेयरनेस, ये दोनों चीजें हमने पब्लिक हेल्थ के अंदर डाला। 4 एक्टिविटी हम यहां डिस्कस करेंगे। पहली एक्टिविटी पब्लिक हेल्थ, दूसरी एक्टिविटी यहां पर है एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। इनके एडवांसमेंट के लिए यानी इनके विकास के लिए, इनके विस्तार के लिए अगर कुछ चार्जेस लिए जा रहे हैं, कहीं कैंप लगाया जा रहा है और उसमें चार्जेस लिए जा रहे हैं, तो उस चार्ज पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। लेकिन ये एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कूल में नहीं कवर्ड है। यहां फिर आपको समझना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हॉस्पिटल द्वारा दी जाने वाली सर्विस ऑलरेडी एंट्री नंबर 74 में एग्जम्प्ट किया गया है, उसी तरह एजुकेशनल सर्विस एंट्री नंबर 66 में एग्जम्प्ट है। ये एंट्रीज हम किस चीज की बात कर रहे हैं? नोटिफिकेशन 12/2017 की बात कर रहे हैं। तो यहां पर एंट्री नंबर 66 जब आप देखोगे तो एजुकेशन सर्विस को कवर किया गया है एंट्री नंबर 66। अब यहां जो हम डिस्कशन कर रहे हैं एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, तो ये कोई एनजीओ स्कूल नहीं रन कर रहा, ये गांव गांव जाकर, गांव है और भी जगहों पर बताया गया है, अभी हम डिस्कस करेंगे इन चीजों को। तो यहां पर एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किसी स्कूल के अंतर्गत रन नहीं हो रहा। एनजीओ स्कूल में नहीं आ रहा, स्कूल में कवर नहीं हो रहा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो एंट्री नंबर 66 में बताया गया है वहां कवर नहीं हो रहा, इसलिए इनको स्पेशली अलग से बताया गया कि अगर एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके लिए? जो ऑर्फन बच्चे हैं उनके लिए। अब ये देखिए, ऑर्फन बच्चों के लिए आप स्कूल चला सकते हो, अगर आप प्रॉपरली स्कूल चला रहे हो तब तो वो एंट्री 66 में कवर्ड हो जाएगा। लेकिन आप स्कूल नहीं चला रहे, आप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हो जहां बच्चों के स्किल को डेवलप करना चाहते हो, थोड़ा बहुत एजुकेट करना चाहते हो ताकि वो अपनी कमाई खुद कर सके। और ये कौन है वो लोग? ऑर्फन भी आ गया इसके अंदर, फिजिकली और मेंटली अब्यूज्ड पर्सन भी आ गए, प्रिजनर्स भी आ गए जो कैदी हैं, और 65 ईयर और मोर यानी 65 ईयर ओल्ड व्यक्ति जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में रिजाइड्स करते हैं। इन लोगों के अंदर अगर आपने कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया या एजुकेशनल प्रोग्राम चलाया तो उसके ऊपर जो भी कंसिडरेशन आपको दिया जा रहा है, मे बी कंसिडरेशन आप डायरेक्टली रिसिपिएंट से ले रहे हो या कोई कंपनी आपको कंसिडरेशन दे रही है ऐसा कार्य करने के लिए, क्योंकि कंपनी के लिए वो सीएसआर एक्टिविटीज में शामिल हो जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप जो भी कंसिडरेशन चार्ज कोई भी आपको दे रहा है, चाहे वो ग्रांट दे रहा हो, कोई चार्जेस दे रहा हो, उसके ऊपर आप जीएसटी नहीं लगाओगे, वो एग्जम्प्ट रहेगा। और यहां चौथे नंबर की एक्टिविटी शामिल की गई है प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के प्रिजर्वेशन के लिए कोई एनजीओ काम कर रहा है
उनको कहीं से कंसिडरेशन दी जा रही है कि आप ये कार्य करें तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। 4 एक्टिविटी मैं दोबारा से यहां पर बताना चाहूंगा। 4 एक्टिविटी एंट्री नंबर 1 में शामिल किया गया है। पहला है पब्लिक हेल्थ, दूसरा है एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा, तीसरा है एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और चौथा है प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। क्या सिर्फ यही 4 सर्विसेज एग्जम्प्ट है एनजीओ की, बाकी सब टैक्सेबल है? नहीं, एंट्री 1 ने इसको कवर किया। अब यहां हम ये सोचें कि अगर एक एनजीओ ये 4 एक्टिविटी कर रहा है, ये 4 एक्टिविटी के लिए चार्जेस ले रहा है, उस पर जीएसटी नहीं है, ये तो बात समझ आ गई। लेकिन अगर एनजीओ स्कूल चला रहा है, एनजीओ स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहा है, जो एंट्री 66 में ऑलरेडी कवर्ड है, तो ऐसे एनजीओ की सर्विसेज भी तो एग्जम्प्ट होगी। नेक्स्ट, अगर एनजीओ हॉस्पिटल चला रहा है तो एंट्री नंबर 74 में उसकी एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो मेरा यह कहना है कि 4 एक्टिविटी को हमने कहां कवर्ड किया? एंट्री नंबर 1 में। इसके बाद स्कूल, कॉलेज अगर रन कर रहा है कोई एनजीओ तो एंट्री नंबर 66 में एग्जम्प्ट है। अगर हॉस्पिटल रन कर रहा है तो एंट्री नंबर 74 में एग्जम्प्ट है। तो ये 3 आपको मैंने अलग से बता दिया। 4 एक्टिविटी एंट्री नंबर 1 में, एंट्री नंबर 66 में और एंट्री नंबर 74 में। अब आते हैं एंट्री नंबर 80। वैसे तो 80 नंबर एंट्री बहुत सारी बातें करता है, लेकिन हम वहां से एनजीओ को सिर्फ पिक करेंगे, और एनजीओ को पिक करने का मतलब समझाता हूं। अगर कोई एनजीओ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, रिक्रिएशनल एक्टिविटी के अंदर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देता है, अगर कोई एनजीओ रिक्रिएशनल एक्टिविटी के अंतर्गत स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग और कोचिंग देता है, तो ऐसे एनजीओ के जो फीस होंगे, जो पैसा वो चार्ज करेंगे, उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है एंट्री नंबर 80 के अंदर। एंट्री नंबर 80। तो देखिए एक और इसमें शामिल हो गया एग्जम्पशन। नेक्स्ट एग्जम्पशन, अगर कोई एनजीओ, अब इस बार एनजीओ कौन है? रिलीजियस ट्रस्ट, यानी जो चैरिटेबल ट्रस्ट भी आते हैं, रिलीजियस ट्रस्ट भी आते हैं। अब एंट्री नंबर 13 की मैं बात कर रहा हूं, जो रिलीजियस ट्रस्ट है, अगर वो किसी व्यक्ति से कुछ चार्ज कर रहे हैं रिलीजियस सेरेमनी के लिए, तो उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है। अगर किसी मंदिर के प्रांगण को किराए पर दिया जा रहा है, यहां पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, कोई भी आ जाएगा, किसी भी रिलीजन की बात कर सकते हैं, तो अगर मंदिर के प्रांगण यानी एरिया, जो ओपन एरिया होता है, ओपन स्पेस होता है, हॉल होते हैं, उनको किराए पर दे रहे हैं, बिलो 10,000 पर डे का चार्जेस है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कोई रिलीजियस ट्रस्ट रूम रेंट, यानी मंदिर की बात कर रहे हैं आप, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब ले सकते हो, अगर मंदिर रेंट पर दे रहा है रूम को और 1,000 रुपए पर डे से बिलो चार्ज है, तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। अगर दुकानों को दे रहा है किराए पर, जहां 10,000 पर मंथ से बिलो चार्जेस है, तो वहां भी जीएसटी एग्जम्प्ट है। एंट्री नंबर 13। तो 13 नंबर एंट्री रिलीजियस ट्रस्ट के लिए हो गया। 80 नंबर एंट्री, एक चैरिटेबल ट्रस्ट जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए कोचिंग ट्रेनिंग दे रहा है, उसकी जीएसटी एग्जम्प्ट हो गई। एंट्री नंबर 74, अगर कोई एनजीओ हॉस्पिटल चला रहा है। एंट्री नंबर 66, अगर कोई एनजीओ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहा है। एंट्री नंबर 1, 4 एक्टिविटीज जिसमें पब्लिक हेल्थ आ गया, एडवांसमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, योगा आ गया, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आ गया, और प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट आ गया। इन 4 एक्टिविटी के लिए एंट्री नंबर 1 बनाया गया है। अब एंट्री नंबर 9D पर आइए। एंट्री नंबर 9D कहता है, अगर कोई एनजीओ, जब भी मैं एनजीओ बोलता हूं तो आपको मैंने बता दिया कि याद क्या रखना है, 12AA या 12AB इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर कोई एनजीओ ओल्ड एज होम चला रहा है, अब यहां पर अगर मैं एंट्री नंबर 9D की बात करूं, तो वहां सिर्फ एनजीओ के लिए नहीं, बल्कि गवर्नमेंट भी अगर ओल्ड एज होम चला रहे हैं, तो उनके लिए भी एग्जम्पशन की बात की गई है। लेकिन हम यहां से पिक कर रहे हैं एनजीओ को, ताकि हमारा एनजीओ क्लियर हो जाए। अगर एनजीओ ओल्ड एज होम चला रहा है और ओल्ड एज होम के लिए जो चार्जेस वो ले रहा है, वो 25,000 पर मंथ तक चार्जेस है।
25,000 पर मंथ तक चार्जेस है। और उनके हिसाब से जो ओल्ड व्यक्ति है वो 60 साल या उससे अधिक के होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति से वो चार्जेस ले रहे हैं। 25,000 रुपए पर मंथ तक चार्जेस अगर हो, ज्यादा ना हो, तो जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा एंट्री 9D में। तो एक और एंट्री एग्जम्पशन की आ गई। अब बताइए एंट्री 1 आ गया, 4 एक्टिविटी। एंट्री नंबर 66 आ गया, एजुकेशन। एंट्री नंबर 74 आ गया, हॉस्पिटल। एंट्री नंबर 80 आ गया, जिसमें हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी करा रहे थे। एंट्री नंबर 13 आ गया, जिसमें हम मंदिर के प्रांगण वगैरह को किराए पर दे रहे थे। एंट्री नंबर 9D आ गया। अब 30 नंबर एंट्री कहता है, 9D ओल्ड एज होम। 30 नंबर एंट्री कहता है कि 30 नंबर तो बहुत स्पेसिफिक है, आपको वैसे भी याद रहेगा कि जो कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करवाते हैं और हज कमेटी जो हज की यात्रा करवाते हैं, उसमें जो वो चार्जेस लेते हैं व्यक्ति से, उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है। ठीक है जी। तो एनजीओ की इतनी एक्टिविटी हमने कवर कर ली, ऑलमोस्ट हमने एनजीओ की सारी एक्टिविटी कवर कर ली। इसके अलावा अगर एनजीओ कोई सर्विसेज दे रहा है जो इसमें नहीं शामिल है, तो फिर जीएसटी की एग्जम्पशन उनको नहीं दी जाएगी। अब जरा सोचिए, हमने 4 एक्टिविटी पकड़ी एंट्री नंबर 1 में। फिर हमने सोचा कि एनजीओ अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहा है तो एंट्री 66, हॉस्पिटल चला रहा है तो एंट्री 74, अगर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहा है तो एंट्री नंबर 80, अगर मंदिर के प्रांगण वाली बात कर लें तो एंट्री नंबर 13, अगर ओल्ड एज होम चला रहे तो एंट्री नंबर 9D, और अगर वो जो कुमाऊं मंडल और हज कमेटी है तो एंट्री नंबर 30। ये हमारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की एग्जम्पशन कवर्ड कर दी गई है। अब यहां पर सोच कर देखिए कि क्या इसके अलावा भी एनजीओ कोई सर्विसेज दे सकती हैं। भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, बहुत सारी सर्विसेज पॉसिबल है। एक टाइम पास के लिए आपको बता दें, हो सकता है कि एनजीओ के पास एक बड़ा सा ऑडिटोरियम हो और उस ऑडिटोरियम को वो रेंट पर दे रहे हैं। ये सर्विसेज यहां कहां कवर्ड हुई? ऑडिटोरियम रेंट पर देना कहां कवर्ड है? नहीं कवर्ड है। चलिए मंदिर की बात कर लें। मंदिर में आपने एग्जम्पशन कब रखी है? जब वो अमाउंट 1,000 रुपए या 10,000 रुपए का जो अमाउंट है वो उससे बिलो चार्ज। अगर 1,000 रुपए चार्ज हो रहा है या 10,000 रुपए चार्ज हो रहा है, दुकान के लिए 10,000 पर मंथ भी चार्ज होगा तो टैक्सेबल है। ओपन स्पेस के लिए 10,000 पर डे भी चार्ज होगा तो टैक्सेबल है। रूम के लिए 1,000 रुपए पर डे चार्ज होगा तो भी टैक्सेबल है। बिलो होना चाहिए एग्जम्पशन के लिए। तो क्या वहां भी टैक्सेबिलिटी आ सकती है? यस। ओल्ड एज होम में भी लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है। 25,000 तक पर मंथ चार्ज कर सकते हैं एग्जम्पशन के लिए। बियॉन्ड चले गए 25,000 के तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो क्या जो एक्टिविटीज आपको मैंने बताई वहां पर कुछ जगहों पर थ्रेशोल्ड लिमिट है? यस। कहां कहां थ्रेशोल्ड लिमिट है? एक तो ओल्ड एज होम में थ्रेशोल्ड लिमिट है, और एक मंदिर जब बोल रहा हूं तो मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च सब लेकर चलेंगे। तो मंदिर के प्रांगण को रेंट पर देना, प्रांगण जब बोलूंगा तो प्रांगण के साथ आ जाएगा, मतलब ओपन स्पेस आ जाएगा, हॉल आ जाएगा, दुकानें आ जाएंगी, रूम आ जाएगा। ओपन स्पेस और हॉल के लिए 10,000 से बिलो चार्ज होना चाहिए पर डे। रूम के लिए 1,000 रुपए से पर डे से बिलो चार्ज होना चाहिए, और दुकान के लिए 10,000 पर मंथ से बिलो चार्ज होना चाहिए, तब एग्जम्पशन। तो यहां पर भी आप देखें तो कंडीशनल एग्जम्पशन है कहीं कहीं पर, मतलब टैक्सेबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा मैंने आपको ऑडिटोरियम रेंट पर बता दिया। इसके अलावा बताइए, एक एनजीओ के पास कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग के छत को वो होर्डिंग वगैरह लगाने के लिए दे रहे हैं, किसी की एडवर्टाइजमेंट के लिए उसके चार्जेस ले रहे हैं, तो वो भी जीएसटी में टैक्सेबल हो जाएगा। हालांकि इनकम टैक्स की अगर बात करेंगे तो एनजीओ की ऑलमोस्ट सारी इनकम एग्जम्प्ट की जा सकती है। इनकम टैक्स बिल्कुल अलग है। इनकम टैक्स में ये जितनी भी मैंने आपको बताई, जितने भी पैसे चार्ज कर रहे हो, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, वो एग्जम्पशन वहां पॉसिबल है। इनकम टैक्स में एनजीओ के सारी इनकम को एग्जम्प्ट कराया जा सकता है, लेकिन जीएसटी में ऐसा नहीं है। जीएसटी में जो सर्विसेज हमने डिस्कस की वही एग्जम्प्ट है। इसके अलावा कोई सर्विसेज अगर एनजीओ दे रहा है तो उस पर जीएसटी चार्ज होगा। और अगर एनजीओ के टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं 10 लाख या 20 लाख, बिकॉज वो सर्विस प्रोवाइडर में आ गए, 10 लाख या 20 लाख, और कुछ गुड्स भी बेच सकते हैं, पॉसिबल है। 10 लाख और 20 लाख यानी थ्रेशोल्ड लिमिट रजिस्ट्रेशन से क्रॉस करें तो उनका रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी हो जाएगा।
और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा तो फिर जीएसटी के रिटर्न वगैरह सारी कंप्लायंसेस वो सब करना पड़ सकता है इस एनजीओ। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई। एक मुद्दा पेंडिंग रह गया जो मैंने कहा था डिस्कस करूंगा, वो मुद्दा भी एक बार डिस्कस कर देता हूं मैं। देखिए, एक मुद्दा ये उठा कि एनजीओ को डोनेशन मिलता है तो उस डोनेशन का क्या किया जाए। देखिए, अगर एनजीओ से कोई काम करवाया जा रहा है, किसी चीज का ग्रांट दिया जा रहा है एनजीओ को कि आप ये पैसे पकड़ो और ये कार्य करो, तो यहां पर तो हम जो पैसे दे रहे हैं यानी डोनेशन ही सही, चाहे आप डोनेशन बोलो, ग्रांट बोलो, कुछ भी बोलो चलेगा। जो दिया जा रहा है अगर वो डायरेक्शन के साथ दिया जा रहा है तब तो वो किसी कार्य के लिए है, मतलब पक्का वो कंसिडरेशन है। अगर मैंने एनजीओ को डोनेशन दिया विद कंडीशन कि आप ये कार्य करें, तो फिर तो इस कार्य के लिए मैंने ये पैसा दिया, तो यहां तो जीएसटी आएगा ही, ये तो डोनेशन कंसिडरेशन का पार्ट बनेगा ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं। लेकिन जो जनरल डोनेशन दिया जाता है विदाउट एनी डायरेक्शन, विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, जनरल डोनेशन दिया जाता है कि जी हमारे नाम 10,000 लिख लीजिए, हमारे नाम 50,000 लिख लीजिए। ये बात देने वाला जानता है कि इस पैसे का उपयोग एनजीओ चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस से करेगा, लेकिन पर्पस आइडेंटिफाइड नहीं किया जाता डोनेशन देते समय। ऐसे डोनेशन को आप कंसिडरेशन नहीं मानोगे, क्योंकि कंसिडरेशन के लिए उद्देश्य होना चाहिए कि मैंने ये किस पर्पस से दिया। जनरल पर्पस है कि आप एनजीओ चला रहे हो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, हमारे तरफ से 10,000 रुपए रखो, तो ये जो डोनेशन है जनरल डोनेशन इसे हम बोलते हैं, स्पेसिफिक नहीं जनरल बोलते हैं। तो जनरल डोनेशन को तो कंसिडरेशन माना ही नहीं जाता, और स्पेसिफिक डोनेशन है मतलब डोनेशन विद डायरेक्शन कि आप इसके लिए, आप इससे ये कार्य करेंगे, तो स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए जो डोनेशन है उसको आप कंसिडरेशन मान सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। समस्या तब आई कि जब जनरल डोनेशन में भी प्रॉपर ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर ने सोचा कि इसे कंसिडरेशन माना जाना चाहिए। उसका रीजन, भाई राम बाबू ने डोनेशन दिया, राम बाबू का नाम मंदिर या एनजीओ, कोई भी एनजीओ ले लीजिए, सबसे ऊपर लिस्ट में आ गया, डिस्प्ले आ गया कि राम बाबू ने 5 लाख का डोनेशन दिया। तो जीएसटी ऑफिसर को लगा कि ये जो राम बाबू 5 लाख का डोनेशन दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरह से राम बाबू के एडवर्टाइजमेंट का कार्य हो रहा है। अगर नेम डिस्प्ले हो रहा है तो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये डोनेशन है टुवर्ड्स एडवर्टाइजमेंट, तो ये सर्विसेज हो गई और इस पर जीएसटी आना चाहिए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की सर्विस तो एग्जम्पशन में हमने पढ़ी नहीं। इस परेशानी का हल उन्होंने सर्कुलर में निकालकर, सीबीआईसी ने सर्कुलर में निकाल कर दिया कि देखो भाई जीएसटी ऑफिसर, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं है, आपको हम क्लियर करके देते हैं। अगर एक व्यक्ति जो कोई कमर्शियल गेन नहीं कर रहा डिस्प्ले से, नेम डिस्प्ले से कमर्शियल गेन नहीं हो रहा उसका, तो नेम डिस्प्ले क्यों कर रहे हैं एनजीओ? ताकि समाज में ये अवेयरनेस फैल सके कि देखिए डोनेशन देना अच्छी बात है, डोनेशन इतने लोगों ने दिया है, आप भी दीजिए, तो उनके अंदर जागरूकता आए, उनके अंदर जोश आए, उनको मोटिवेशन मिले कि वो भी दान पुण्य करें। इस पर्पस से डिस्प्ले किया गया है नाम, और उस नाम से उस व्यक्ति को कोई कमर्शियल गेन नहीं हो रहा, तो इस डोनेशन को कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, जीएसटी बना ही नहीं फिर। लेकिन अगर कोई कमर्शियल गेन ले रहा है, जैसे मान लीजिए राम ज्वेलर्स, उन्होंने उस इलाके के मंदिर में 5 लाख का डोनेशन दिया और राम ज्वेलर्स 5 लाख डोनेशन डिस्प्ले हो गया, तो यहां कमर्शियल गेन कनेक्ट हो रहा है, और इन दैट केस ये कंसिडरेशन मान लिया जाएगा और इस पर जीएसटी भी आ जाएगा। ये था सीबीआईसी का सर्कुलर। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे मुद्दे जो आपके मन में होंगे, विचार होंगे एनजीओ को लेकर जीएसटी के स्टेटस में, वो मैं क्लियर कर पाया। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।